हमारी प्यारी जलपरी। महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियां। उससे भी नीचे, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां था डीप सी किंगडम। वहां के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहां के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियां काफी नहीं थीं। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी और वो कहती थी सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन व्हेल से मिलने गई। हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई न जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी। डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन। महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ,
सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सीशोर पे लाती है। उठ जाओ, प्लीज उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहाँ आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया। मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है, बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सी किंगडम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था, उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो। तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते, एरियल ने पलटकर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए, बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी, तुम्हारे 2 पैर निकल आएंगे। बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था।
फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले 2 दिन बीत गए। अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकालने। और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया जिसमें एरियल की आवाज कैद थी और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच। सालों पहले एक किंगडम हुआ करता था, खुशियों से भरपूर एक किंगडम। इस किंगडम के किंग और क्वीन की बस एक ही इच्छा थी कि उनका एक बच्चा हो। किंग और क्वीन दोनों बड़े दयालु लोग थे, तभी तो उन्हें भरोसा था कि उनकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। और बहुत जल्द एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनकी जिंदगी में एक प्यारी बेटी आई। बच्ची के चेहरे में सूरज की रोशनी जैसी चमक थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा प्रिंसेस अरोरा, यानी उजाला। अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी। पार्टी में सबको बुलाया गया था, सुनहरे जंगल में रहने वाली परियों को भी। किंग और क्वीन से एक गलती हो गई थी, एक परी को बुलाना तो वो भूल ही गए। पूरे किंगडम से लोग आए और आसपास के किंगडम्स के किंग्स और क्वींस भी अरोरा को अपनी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देने आए। और फिर बारी आई उन 12 परियों की। उन्होंने अरोरा को बहुत एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स दिए। अपने मैजिक वॉन्ड से उन्होंने उसकी हर विश पूरी होने का गिफ्ट दिया।
आखिर में सिर्फ 3 फेरीज बची। दुनिया की हर खुशी से तुम्हारा जीवन भरा रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी और गम तुम्हारे आसपास कभी नहीं आएगा। जैसे ही आखिरी परी की बारी आई, कुछ अजीब सा हुआ। सभी तरफ हरे रंग का धुआं फैलने लगा। और धुएं से निकली एक काली परी। किंग ने पूछा, ये कौन है जिसने सेलिब्रेशंस को रोक दिया? तीनों परियों ने बताया कि ये कठोर दिल वाली काली परी है। महाराज, आपने अपनी खुशी में सबको बुलाया, परियों को भी बुलाया, पर मुझे क्यों नहीं? किंग ने काली परी से माफी मांगी। महाराज, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब जब मैं आ ही गई हूँ तो बच्ची को तोहफा दिए बिना कैसे जा सकती हूँ? राजकुमारी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, बहुत सारा पैसा रुपया होगा, लेकिन इसके 16वें जन्मदिन पर सूरज के ढलने से पहले इसे एक सुई चुभेगी, जिससे इसकी मौत हो जाएगी। इस दुष्ट को कैद कर लो, किंग भड़क के बोले, पर काली परी हंसते हुए गायब हो गई। अभी तक आखिरी परी ने अपना गिफ्ट नहीं दिया था। वो काली परी जितनी पावरफुल नहीं थी, पर उसके ब्लेसिंग से काली परी के श्राप का असर कम हो सकता था। मैं काली परी की कही बात को काट तो नहीं सकती, पर उसके असर को कम जरूर कर सकती हूँ। राजकुमारी की मौत तो नहीं होगी, पर सुई चुभने से वो गहरी नींद में सो जाएगी और तब तक सोती रहेगी जब तक उसे प्यार करने वाला उसके माथे को किस न कर दे। किंग ने इस श्राप से बचने के लिए हुक्म दिया कि सुई या उस जैसी कोई भी चीज नष्ट कर दी जाए। परियों के गिफ्ट से प्रिंसेस ऑरोरा बहुत खूबसूरती से बड़ी हो रही थी। एक दिन किंग ने आदेश दिया तीनों परियों को ऑरोरा का ख्याल रखने के लिए। ये जरा मुश्किल हो गया क्योंकि ऑरोरा किसी के भी हाथ नहीं आती थी, पर उनकी मदद से ऑरोरा बहुत सुंदर युवती हो चली। देखते ही देखते प्रिंसेस ऑरोरा का 16वां बर्थडे आ गया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच होने वाला था। किंग और क्वीन ने सब कुछ किया ताकि ऐसा ना हो, पर उनके बस में सब कुछ कहाँ था। उन्होंने प्रिंसेस को एक कमरे में बंद कर दिया, उसके भले के लिए। ऑरोरा को इसकी वजह नहीं मालूम थी और उसे बुरा लगा। अचानक एक दरवाजा कहीं से प्रकट हुआ और ऑरोरा को अपनी ओर खींचने लगा। दरवाजा खुला और वो अपनी धुन में उसके अंदर जाती रही और उसे नजर आई एक औरत सिलाई करती हुई। उसी धुन में ऑरोरा ने सुई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच हुआ और ऑरोरा का हाथ सुई पे जा चुका। हाथों हाथ ऑरोरा ढेर होके गिर गई गहरी नींद में। काली परी का श्राप लाख कोशिशों के बावजूद आखिर चल ही गया। उसे सुंदर कपड़े पहना के फूलों के बिस्तर पे सुलाया गया। तभी से ऑरोरा को स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाने लगा।
किंग और क्वीन नहीं चाहते थे कि अरोरा किसी भी तकलीफ से गुजरे, इसलिए उन्होंने सभी को सुलाने का हुक्म दिया जब तक प्रिंसेस ना जागे। 100 साल बीत गए। एक दिन एक हैंडसम प्रिंस वहां से गुजर रहा था। तभी उसे ये महल दिखा जिसके सामने बहुत पेड़ और झाड़ियां उग गई थी। सिपाहियों ने उन्हें इस महल और स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बताई। प्रिंस को ये बड़ा दिलचस्प लगा और उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। झाड़ियां और कांटे इतने ज्यादा थे कि प्रिंस को उन्हें काट काट के रास्ता बना के आगे बढ़ना पड़ा। आखिर जब वो दरवाजे पे पहुंचे, उन्हें 2 गार्ड सोते हुए मिले। दरवाजा खोल के अंदर देखते ही उनके होश उड़ गए। हर जगह सोए हुए लोग। घूमते फिरते वो राजा के कमरे तक पहुंचे। किंग और क्वीन भी अपने सोफे पे सो रहे थे। फिर एक आधे खुले दरवाजे के अंदर उन्हें दिखी वो जिसकी तलाश थी, स्लीपिंग ब्यूटी, जो एक फूलों के बिस्तर पर गहरी मीठी नींद ले रही थी। प्रिंस वहां पास में जाकर बैठे और प्रिंसेस के कानों में कहा, तो तुम ही हो वो स्लीपिंग ब्यूटी, इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। और उन्होंने उसे माथे पे किस किया और तभी प्रिंसेस ने आंखें खोली और अपने सामने एक हैंडसम प्रिंस को पाया। उसके जागते ही कैसल में सभी जग गए अपनी 100 साल लंबी नींद से। किंग और क्वीन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ के प्रिंसेस के रूम में गए। जब उन्हें अपनी बेटी सामने दिखी, उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रिंस ने प्रिंसेस से शादी का प्रस्ताव रखा। प्रिंसेस खुशी खुशी राजी हुई। किंग भी इस बात से बहुत खुश थे। बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी हुई और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। एक बार एक दूर देश में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसकी उदासी की वजह थी कि उसे बच्चा नहीं हो सकता था। हालांकि अगर उसे बच्चा होता तो वो उसे अपने गहरे रहस्यों और शक्तियों को दे सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वो पहली लड़की को सबसे दूर ले जाकर बिल्कुल अपनी बेटी जैसा बड़ा करेगी। बुराई का जादू पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। जहाँ चुड़ैल रहती थी, वहीं से कुछ ही दूरी पर एक किसान पति पत्नी रहते थे। एक दिन आदमी को बड़ी अच्छी खबर मिली जो उसकी पत्नी ने उसे दी थी। हमें बच्चा होने वाला है। दुर्भाग्यवश उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिकी। महिला बहुत बीमार हो गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसका वजन कम होता गया। अगर वो जल्दी ठीक नहीं होती तो बच्चे को खो देती। उसके पति ने हर दवा और फायदेमंद जड़ी बूटी की कोशिश की, पर वो ठीक नहीं हुई। उसके आखिरी डॉक्टर ने उसे कहा कि एक ही तरीका है जिससे उसकी पत्नी ठीक हो सकती है। एक बुरी चुड़ैल है, सिर्फ उसी के पास इसे ठीक करने वाली जड़ी बूटी है। अब सिर्फ यही एक रास्ता है। आदमी ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और चुड़ैल के महल में चला गया और दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी निडरता से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मेरी पत्नी बीमार है, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है।
मैंने सुना है कि केवल आप ही के पास उसके उपचार की जड़ी बूटी है। अच्छा, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी पेट से है। अगर मैंने उपचार नहीं किए तो मैं दोनों को खो दूंगा। उसकी स्थिति के बारे में सुनकर चुड़ैल ने अपना मन बदल दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल ने उसे उपचार की जड़ी बूटी दी। इस जड़ी बूटी के पत्तों का एक एक टुकड़ा रोज तुम्हारी पत्नी को खिलाना, तुम्हें वो ठीक होती नजर आएगी। आदमी बहुत खुश हो गया, भागते भागते घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने रोज पत्तों का एक टुकड़ा खाया। उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और उसका खोया वजन भी बढ़ता गया। पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल ने दी हुई औषधि खत्म हुई। पत्नी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार बहुत ही कम समय में उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई। कोई उपाय न होने के कारण आदमी ने फिर से चुड़ैल के महल का दरवाजा खटखटाया। चुड़ैल को पता था कि वो वापस जरूर आएगा। ये वही बीज है जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। तुम इनको तुम्हारे बगीचे में लगा देना और फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चे को बचा पाओगे। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें बच्ची होती है तो तुम उसे मुझे दोगे। मैं ऐसी शर्त कभी नहीं मान सकता। तो जाओ यहाँ से। चुड़ैल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। दुखी होकर आदमी घर वापस आ गया। वो अपनी पत्नी को कुछ भी बता नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पत्नी की हालत बिगड़ती गई। अब बच्चे को भी खतरा बढ़ गया था। आदमी की रातों की नींदें उड़ गई थी। अगर वो चुड़ैल की शर्त नहीं मानता तो वो पत्नी और बच्चा दोनों को खो देता। पर अगर वो शर्त मान लेता है और अगर उसे बेटा पैदा होता है तो उसकी पत्नी और बच्चा दोनों बच जाते। इसीलिए उसने अपना मन बना लिया और चुड़ैल के महल में गया। उसने चुड़ैल की शर्त मान ली और बीज लेकर घर गया। चुड़ैल ने दिए हुए बीज उसने अपने बागीचे में बो दिए। बीज बहुत ही कम समय में उग गए। आदमी ने अपनी पत्नी को बागीचे में उसने उगाए हुए पत्ते खिलाए। जैसे दिन बीतते गए, उसकी पत्नी ठीक हो गई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पर आदमी को अब डर सता रहा था। ये एक सुंदर बच्ची है। उसी दिन राजमहल में एक उत्सव मनाया जा रहा था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया था। राजा बहुत खुश था क्योंकि अब उसके बाद उसका राजकुमार था जो भविष्य में राजा बनता। राज्य की जनता बड़े दिल वाले राजा और रानी से बहुत प्यार करते थे। किसी को पता नहीं था कि भविष्य में एक दिन इन दोनों बच्चों के जीवन मिलेंगे। पति पत्नी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उसी दिन चुड़ैल आई और बच्ची की मांग की। पति पत्नी ने भारी मन से बच्ची चुड़ैल को सौंप दी। मेरी बच्ची वो अब मेरी बच्ची है, पर फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे रपुंज़ल नाम देती हूँ। चुड़ैल बच्ची को लेकर जंगल में चली गई, जहाँ उसका बहुत बड़ा टावर था। चुड़ैल सीढ़ियों से टावर के बहुत ऊपर चली गई। वो आखिरी मंजिल के एक कमरे में पहुँचे। चुड़ैल ने बच्ची को उसके पालने में रखा। रपुंज़ल, मेरा सुंदर बच्चा। चुड़ैल को ही अपनी माँ मानकर रपुंज़ल ने उस टावर में अपना जीवन जीना शुरू किया। दिन के समय रपुंज़ल टावर से नीचे उतरकर महल के सामने खेला करती और रात को दोबारा टावर के आखिरी मंजिल पर अपने छोटे से कमरे में लौट आती। चुड़ैल ने रपुंज़ल के सुनहरे बाल कभी नहीं काटे। वो रोज उसके बालों में अच्छे से कंघी करती। छोटी बच्ची को ये बहुत पसंद था। दिन गुजरते गए। रपुंज़ल अब बड़ी हो गई थी और अब वो किशोरी बन गई थी। एक दिन चुड़ैल टावर के पास गई और रपुंज़ल को बाहर बुलाया। रपुंज़ल, मेरी बच्ची, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको।
रपुंज़ेल ने उसके सुनहरे बाल नीचे फेंके। उसके बाल अब नीचे तक पहुंचने लगे थे। बहुत अच्छे। चुड़ैल टॉवर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। फिर आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर उसने कुछ जादुई शब्द बोले और सीढ़ियां गिरने लगी। दुनिया के कोई भी शब्द इन सीढ़ियों को फिर से नहीं ला सकते। आश्चर्य के साथ जो भी हो रहा है उसे देखकर रपुंज़ेल जान गई थी कि वो टावर से नीचे कभी नहीं उतर सकती। चुड़ैल रोज टावर से नीचे उतरने के लिए रपुंज़ेल के बालों का इस्तेमाल करती और शाम को भी वो टावर के नीचे आकर रपुंज़ेल को पुकारती। रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे आने दो, तुम्हारी माँ आई है। उसकी आवाज सुनकर रपुंज़ेल अपने बाल नीचे छोड़ती और उसी के सहारे चुड़ैल ऊपर आ जाती। माँ, तुम मुझे टावर के बाहर क्यों नहीं जाने देती? तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें दुनिया की बुराई से बचाना चाहती हूँ। रपुंज़ेल सारा दिन गाने में और जो पंछी उसके खिड़की पर आते उनसे बात करने में बिताती थी। दूसरी तरफ जो बच्चा उसी दिन राजमहल में पैदा हुआ था वो भी अब जवान हो गया था। राजा अब बूढ़ा हो गया था और वो चाहता था कि उसका जवान बेटा उसकी गद्दी संभाले, राजकुमारी से शादी करे और उसे पोता दे। अन्य राज्यों की कई राजकुमारियां महल में आकर जाती, पर राजकुमार को कोई भी उसकी पत्नी के रूप में नहीं भाई। आखिर राजकुमार एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा अपने असली प्यार की खोज में। जब वो जंगल के पास पहुंचा जहां टावर छुपा था, उसने अपने आदमियों से पूछा, मैं इस जंगल में कभी नहीं गया, चलो इस जंगल से गुजरते हैं, शायद हमें कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। राजकुमार, ये जादुई जंगल है, सुना है कि जो भी इसके अंदर जाता है वो लौट कर नहीं आता। ऐसा तुम कह रहे हो, क्या पता कोई अफवाह हो, खुद जाकर देखते हैं। राजकुमार और उसके आदमी ने जंगल में प्रवेश किया। राजकुमार को खुद पर भरोसा था, पर उसके आदमी को नहीं। कुछ देर बाद उनको टावर दिखाई दिया जहां रपुंज़ेल रहती थी। फिर उन्होंने रपुंज़ेल का गाना सुना। कितनी मीठी आवाज है। टावर के नजदीक पहुंचकर राजकुमार ने उसका गाना सुना और कुछ देर तक उसकी सुंदरता निहारता रहा। उसी समय चुड़ैल वहां आई और उसने रपुंज़ेल को पुकारा। रपुंज़ेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। चुड़ैल की आवाज सुनकर रपुंज़ेल ने उसके सुनहरे बाल नीचे छोड़े और चुड़ैल बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। अच्छा, तो इसका नाम रपुंज़ेल है। राजकुमार ने कुछ समय टावर के आसपास घूमने का फैसला किया और रपुंज़ेल को देखता रहा। चुड़ैल रपुंज़ेल के बालों के सहारे हर सुबह नीचे आती और रात को ऊपर चढ़ती। रपुंज़ेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। आखिर एक दिन राजकुमार ने अपना सारा साहस जुटाकर जब चुड़ैल वहां नहीं थी, टावर के पास गया और पुकारा। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल। रपुंज़ेल पहली बार उसकी माँ के अलावा किसी और की आवाज सुन रही थी। पहले वो संकोच कर रही थी, लेकिन बाद में वो बहुत उत्सुक थी देखने के लिए कि कौन हो सकता है, इसलिए उसने खिड़की के नीचे देखा। उसने देखा एक नौजवान नीचे से उसको देख रहा था। तुम कौन हो?
और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस साम्राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी अद्भुत आवाज सुनी है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अनजाने लोगों से बात करने की अनुमति नहीं, कृपया चले जाओ। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं वादा करता हूँ। कृपया नीचे आओ ताकि हम बात कर सकें। मैं नहीं आ सकती, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। उसी समय रपंसेल ने माँ को आते देखा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, माँ ने तुम्हें नहीं देखना चाहिए। राजकुमार तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। टावर के पास पहुंचकर चुड़ैल ने पुकारा और रपेंसेल के बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। राजकुमार रोज आने लगा। अब वो दोस्त बन चुके थे और वो भी जान चुकी थी कि उसे राजकुमार से कोई खतरा नहीं, इसलिए उसने अपने बाल नीचे छोड़े। राजकुमार ने उसके सुनहरे बालों को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। रपेंसेल बहुत उत्सुक थी। उसने पहले कभी कोई आदमी नहीं देखा था और आज राजकुमार उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस टावर में बंद करके क्यों रखा है? माँ मुझे कहती है कि ये दुनिया बुराई से भरी है। वो मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हास्यास्पद है। क्यों एक माँ अपनी बेटी को ऐसी जगह पर बंदी बना कर रखेगी? हाँ, ये सच है कि दुनिया में बुराई है, पर फिर भी सुंदरता भी तो है ना। रपेंसेल ये देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या राजकुमार जो कह रहा है वो सच है, और वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने अपना मन बना लिया और साथ में भागने का फैसला किया। उस रात जब चुड़ैल टावर पर पहुंची, उसने रपेंसेल के बाल नीचे छोड़े हुए देखे। रपेंसेल ने मुझे आते हुए देख लिया, इसलिए बाल नीचे छोड़ दी। टावर चढ़ने के बाद उसने क्या देखा? रपेंसेल के बाल काट कर खिड़की से बंधे हुए थे और रपेंसेल कहीं नहीं थी। उसे पल में एहसास हुआ कि रपेंसेल भाग गई। रपेंसेल ने अपने बाल काटे और खिड़की से बांध दिए थे और उसी के सहारे वो और राजकुमार टावर से नीचे उतरे थे। रपेंसेल, रपेंसेल, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? इसी बीच रपेंसेल और राजकुमार उस जादुई जंगल से बाहर आए। जंगल जादुई होने की कहानी चुड़ैल की बनाई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई वहां आकर रपेंसेल को देखे। रपेंसेल और राजकुमार आखिरकार महल पहुंचे। रपेंसेल के साथ राजकुमार राजा और रानी के सामने गया और देखा कि राजा एकदम स्वस्थ उसके सामने खड़े थे। पिताजी, आप एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं। ये कैसे हुआ? एक औषधि बूटी ने तुम्हारे पिताजी को स्वस्थ किया मेरे पुत्र। क्या कहते हैं उसे? हाँ, रपेंसेल। रपेंसेल? राजकुमार ने उन्हें सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ। राजा ने बताया कि एक बूढ़े युगल ने उन्हें वो औषधि दी और उन्हें बुरी चुड़ैल की कहानी भी बताई कि कैसे वो उनकी बेटी को पैदा होते ही ले गई। राजकुमार और रपेंसेल उस बूढ़े युगल के घर पहुँचे। जैसे ही उस औरत ने सुनहरी बालों वाली लड़की देखी, उसने पहचान लिया कि वो उसी की बेटी रपेंसेल है, जो चुड़ैल उससे लेकर गई थी। मेरी बच्ची, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। शुरुआत से पूरी कहानी सुनकर रपेंसेल ने अपने माता पिता को अपना लिया। राजकुमार और रपेंसेल का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो टावर में फंसे चुड़ैल के साथ क्या हुआ? राजा ने चुड़ैल को पकड़ा और उसी टावर में कैद किया और टावर के नीचे सैनिक तैनात किए ताकि चुड़ैल वहां से ना भाग पाए। चुड़ैल के साथ ही उसके गहरे जादुई रहस्य भी गायब हो गए।